वेलकम साथियों, आज की इस खास जियोपॉलिटिकल केस स्टडी में हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सोच कर देखिए, एक ऐसी विशाल महाशक्ति जो हर मोर्चे पर अमेरिका को सीधे टक्कर दे रही थी, वो अचानक से पूरी तरह कैसे गायब हो गई। आज के इस लेक्चर में हम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के पतन की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। सच कहूं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक लगता है। जरा इमेजिन करें, एक ऐसा देश जिसके पास दसियों हजार परमाणु मिसाइलें थीं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और जिसने अंतरिक्ष की रेस में शुरू से ही अपना दबदबा बना लिया था। वो देश 1991 आते आते ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? आखिर वो कौन सी अंदरूनी गलतियां थीं जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया? तो आज के हमारे इस लेक्चर का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सोवियत शक्ति के उदय से, फिर बात करेंगे तकनीकी दौड़ की, उसके बाद सिस्टम की दरारें, कुछ घातक सुधार, विघटन का दौर और अंत में इसके भू राजनीतिक परिणामों पर नजर डालेंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सोवियत महाशक्ति का युग, इसकी उत्पत्ति और इसकी विचारधारा। देखिए, उस समय का ग्लोबल स्टेज एक भयंकर वैचारिक लड़ाई से बटा हुआ था। एक तरफ था पश्चिमी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ सोवियत साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। 1917 में जब रोमानोव राजवंश का पतन हुआ तो उसके बाद हुए गृह युद्ध की राख से सोवियत संघ का जन्म हुआ था। लेनिन के नेतृत्व में ये धीरे धीरे 15 गणराज्यों का एक विशाल गठबंधन बन गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोवियत संघ का जो मॉडल था वो कारखानों के मजदूरों पर केंद्रित था, जो कि कार्ल मार्क्स का बिल्कुल मूल दर्शन था। ये चीन के मॉडल से बिल्कुल अलग था, जिसने किसानों पर फोकस किया। और पता है, इसी वैचारिक अंतर की वजह से सोवियत संघ और चीन कभी भी पक्के दोस्त नहीं बन पाए। अमेरिका सोवियत संघ से कितना खौफ खाता था, वो इस ब्रिलियंट कोटेशन से एकदम साफ हो जाता है। अमेरिका के मशहूर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जॉर्ज कैनन ने सोवियत संघ को एक ऐसे राज्य के रूप में देखा था जो मौलिक रूप से आतंक के सिद्धांत पर आधारित एक सैन्य औद्योगिक परिसर था। पश्चिमी दुनिया के लिए यूएसएसआर शुरू से ही एक ऐसा खतरा था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, तकनीकी दौड़ और शीत युद्ध का वो दौर जो सोवियत महत्वाकांक्षा का शिखर था। इस पश्चिमी डर के बावजूद सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ अपनी भयंकर कोल्ड वॉर प्रतियोगिता के दौरान कुछ सचमुच अविश्वसनीय साइंटिफिक माइलस्टोन्स हासिल किए। उन्होंने लगातार अमेरिकी रक्षा और तकनीकी प्राथमिकताओं को खुली चुनौती दी। 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च करना हो या 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश बनना हो। भले ही अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला इंसान भेजकर चंद्र अन्वेषण में जीत का दावा किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक में शुक्र ग्रह यानी वीनस, जिसका तापमान ही नर्क जैसा है, वहां पर पहला अंतरिक्षयान उतारने का कारनामा सोवियत संघ ने ही किया था। विज्ञान, गणित और एरोस्पेस में उनकी ये प्रगति वाकई में बेजोर थी। लेकिन इस पतन को गहराई से समझने के लिए हमें लीडरशिप में हुए भारी बदलावों का विश्लेषण करना होगा। स्टालिन का युग पूरी तरह से कठोर केंद्रीय योजना और गुप्त पुलिस के आतंक पर टिका था। फिर दशकों बाद आते हैं मिखाइल गोर्बाचोव, जिन्होंने सुधार और खुलेपन की नीतियों से इस जर्जर सिस्टम को बचाने की कोशिश की, जो कि जैसा हम आगे देखेंगे काफी घातक साबित हुई। और अंत में बोरिस येल्सिन, जिन्होंने इस विघटन के दौर में अवसरवाद का सहारा लिया। इन व्यक्तिगत निर्णयों ने सीधे तौर पर तय किया कि यह संघ बचेगा या टूटेगा। तो अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, व्यवस्था की दरारें और ठहराव। आखिर अंदर ही अंदर क्या पक रहा था? एक तरफ अंतरिक्ष की महान उपलब्धियां थी और मुफ्त शिक्षा या आवास जैसी नीतियां, लेकिन दूसरी तरफ गहरी दरारें चुपचाप संघ को भीतर से खोखला कर रही थीं। सबसे बड़ा मसला था शुद्ध केंद्रीय योजना, जिसने इनोवेशन यानी नए आइडियाज को पूरी तरह कुचल दिया था। एक दलीय प्रणाली का मतलब था कि कोई विपक्ष नहीं है जो सरकार को आईना दिखा सके। प्रावदा जैसे न्यूज़पेपर के जरिए सूचनाओं पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के देशों पर जबरन रूसी भाषा और संस्कृति थोपने की कोशिशों ने वहां एक बहुत बड़ा तनाव पैदा कर दिया था। और सबसे अहम बात, अमेरिका के साथ हथियारों की इस अंधी दौड़ ने सोवियत संघ का सारा घरेलू पैसा सोख लिया था। अर्थव्यवस्था बस नाम की रह गई थी।
हमारा चौथा सेक्शन है गोर्बाचेव के घातक सुधार, एक ऐसी कैलकुलेशन जो बिल्कुल उल्टी पड़ गई। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सत्ता संभाली तो उन्हें इन गंभीर कमजोरियों का अंदाजा था। वो सिस्टम को बचाना चाहते थे। वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने ही नागरिकों के खिलाफ सैन्य टैंकों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने 2 बड़े सुधार पेश किए। पहला था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब है खुलापन, यानी लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी, और दूसरा था पेरेस्ट्रॉइका, यानी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन। गोर्बाचेव राज्य को मॉडर्न बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया कि उनका ये कठोर सिस्टम इतनी ट्रांसपेरेंसी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और बस यहीं से एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। पहले स्टेप में ग्लासनोस्त के खुलेपन ने नागरिकों को सिस्टम के अंदर मौजूद बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने की ताकत दे दी। दूसरे स्टेप में पेरेस्ट्रॉइका के आर्थिक पुनर्गठन के वजह से बाजार में अचानक चीजों की भारी कमी होने लगी। और तीसरे स्टेप तक आते आते जब लोगों ने देखा कि केंद्र कमजोर हो रहा है, तो लातविया, लिथुएनिया और यूक्रेन जैसे राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से भड़क उठे। सच कहूं तो ये गोर्बाचेव की सबसे बड़ी और घातक भूल साबित हुई। सेक्शन 5, येल्त्सिन और विघटन, वो अंतिम प्रहार जिसने सोवियत संघ की कहानी खत्म कर दी। इस पूरी अस्थिरता ने एक ऐसी चेन रिएक्शन को जन्म दिया जिसने सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। हुआ यूं कि अगस्त 1991 में कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने गोर्बाचेव को हटाने के लिए सेना उतारकर एक सैन्य तख्तापलट यानी कूप का प्रयास किया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जनता टैंकों के सामने खड़ी हो गई और यहीं से बोरिस येल्त्सिन एक पावरफुल लीडर के रूप में उभरे। इस घटना के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता की नज़रों में अपनी बची खुची इज्जत और वैधता भी पूरी तरह से खो दी। 15 ये एक संख्या पूरी कहानी बयां कर देती है। 1991 के अंत तक वो महाशक्ति यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स आधिकारिक तौर पर 15 अलग-अलग स्वतंत्र राष्ट्रों में टूट गया। वो विशाल साम्राज्य जो दशकों तक दुनिया के लिए खौफ और ताकत का प्रतीक था, हमेशा हमेशा के लिए टुकड़ों में बंट गया। आखिरी सेक्शन, भू राजनीतिक परिणाम। इस भारी पतन की विरासत आज क्या है? दोस्तों, इस विघटन की गूंज आज भी ग्लोबल लेवल पर साफ सुनाई देती है। इसके बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। इसी वजह से फ्रांसिस फुकुयामा जैसे विचारकों ने इतिहास के अंत की मशहूर घोषणा कर दी थी, ये मानते हुए कि अब पश्चिमी विचारधारा की फाइनल जीत हो गई है। रूस को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, उसे वो हजारों परमाणु हथियार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट विरासत में मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अनसुलझी सीमाएं और नाटो का लगातार विस्तार, ये वो मुद्दे बन गए जिन्होंने आज के मॉडर्न क्राइसिस को जन्म दिया है। आज जो हम विनाशकारी यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, उसकी असली जड़ें भी सीधे तौर पर इसी बिखराव में गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है। क्या ये सोवियत पतन होना ही था? क्या ये उनकी विचारधारा की हार थी? या फिर ये सीधे तौर पर स्टालिन की ज्यादतियों और गोर्बाचेव की गलत कैलकुलेशंस का नतीजा था? सोचिए, अगर उन्होंने अपनी उस असीम तकनीकी और वैज्ञानिक शक्ति का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के लिए किया होता, तो क्या आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता? ये एक ऐसी डिबेट है जो जियोपॉलिटिक्स की क्लास में हमेशा गूंजती रहेगी। आज के इस जियोपॉलिटिकल लेक्चर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस कॉम्प्लेक्स केस स्टडी को समझना आपके लिए रोचक रहा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इतिहास या इंटरनेशनल रिलेशंस में दिलचस्पी रखने वाले अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और जाते जाते ज़रा इस बात पर विचार कीजिएगा, क्या कोई भी साम्राज्य, चाहे वो आज कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, क्या वो सच में हमेशा के लिए टिक सकता है? पढ़ते रहें और सीखते रहें।